आज की छोटे से वीडियो में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको बताएंगे जो डीसी मोटर होते हैं उसमें अगर एसी सप्लाई दी जाए तो क्या होगा, वो क्या काम करेगा, यानी कि वो रोटेट करेगा, घूमेगा तो क्यों घूमेगा, अगर नहीं घूमेगा तो क्यों नहीं घूमेगा, उसके पीछे की जो पूरी कहानी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए काफ़ी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। अब ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है कि डीसी मोटर की तो बात छोड़ ही दीजिए, अगर हम एसी मोटर की बात करें, जो इंडक्शन मोटर होता है, आपने अगर मेरा ये वाली वीडियो देखी है सीलिंग फ़ैन के बारे में, इसमें बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि सीलिंग फ़ैन को जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे दो वाइंडिंग की जाती है। एक तो मेन वाइंडिंग होता है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। तो सिर्फ अगर मान लीजिए मेन वाइंडिंग हम करते, ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं करते और इस मोटर को आप सप्लाई दे रहे हो, तो ये जो आपका मोटर है, ये जो आपका फ़ैन है, वो रोटेट नहीं करता। अब उसके पीछे कहानी हमें ये समझाता है कि भाई ऑलमोस्ट एक ही वक्त में जब हम सप्लाई दे रहे होते हैं तो जो टॉर्क लग रहा होता है, क्योंकि ये जो टॉर्क ही है जो हमारे मोटर को रोटेट करवा रहा होता है, तो एक ही वक्त में जो है लगभग हमारे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा था, जिसको डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन की जाती है। तो ये हमें समझ में आया था। इस वजह से हम क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी करते हैं, और इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को करने की वजह से जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो दोनों ही वाइंडिंग से जब करंट हमारा फ्लो हो रहा होता है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, उसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है वो रोटेटिंग इन नेचर होता है, जिसकी वजह से जो हमारा टॉर्क लग रहा होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा होता है, वो पल्सेटिंग नहीं होता है। पहले हमारा पल्सेटिंग था, वो हमारा टॉर्क का डायरेक्शन बदल रहा था हर हाफ साइकिल में, बट अभी जो है एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, फिर हमारा मोटर रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से आपको ये तो समझ आया कि भाई ये जो टॉर्क है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मोटर को रोटेट करवाना है तो जो भी आपने सप्लाई दिया है उसके वजह से जो टॉर्क हमारा क्रिएट होने वाला है, ये ज़रूरी है कि उसका टॉर्क का डायरेक्शन एक ही तरफ हो, एक ही डायरेक्शन में हो, वो अपने डायरेक्शन को बदले नहीं। अगर वो अपने डायरेक्शन को बार बार बदलेगा तो भैया हमारा मोटर जो है एक ही तरफ, एक ही जगह पर जो है रुका रहेगा। बट वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो हमारा मोटर जो है रोटेट करेगा। तो वो तो कहानी थी एसी मोटर की, जहाँ पे हमने बताया कि भाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की ये कहानी है, इसलिए हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग कर रहे थे। पर थ्री फेज में जो हमारा ऐसा देखने नहीं मिल रहा था, वहाँ पे तीन वाइंडिंग होता है, तीनों में जो है करंट फ्लो होता है, तो वो जो बाय डिफॉल्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, उसका नीचे हमारा रोटेटिंग होता है, इसलिए हमारा जो रोटर है वो अपने आप रोटेट करने लगता है, इसलिए उसको हम सेल्फ स्टार्टिंग कहते हैं। और हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग नहीं कहते हैं। तो ये आपके लिए बोनस जो है इन्फॉर्मेशन था। अब हम ये समझ लेते हैं कि भाई अगर ये जो एसी सप्लाई है इसको अगर हम डीसी मोटर के अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या वो रोटेट करेगा कि नहीं रोटेट करेगा। तो अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर हाँ भी है, ना भी है। कोई सेंस है इस बात की? मतलब चल समझ नहीं है, मतलब ये कैसे हो सकता है, या तो मोटर रोटेट करेगा या तो नहीं करेगा, हाँ ना क्या होता है। अरे यार ये जो डीसी मोटर होते हैं ऐसा तो नहीं है ना वो एक ही प्रकार का होता है, वो भी तो कई सारा प्रकार का होता है। आपने डीसी सीरीज मोटर सुना होगा, शंट मोटर सुना होगा, कंपाउंड मोटर सुना होगा। हालांकि कंपाउंड को अगर साइड भी कर दे, क्योंकि कंपाउंड अगर देखा जाए तो एक तरीके से सीरीज और शंट को मिलाकर के हमने बनाया है। पर जो बेसिक एलिमेंट्री लेवल में भी आपको दो प्रकार का देखने मिल रहा है, एक तो आपका सीरीज मोटर है, दूसरा शंट मोटर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें से एक जो मोटर है वो आपका काम करेगा और दूसरा जो मोटर है वो काम नहीं करेगा। तो इसमें मैंने गलत क्या कह दिया, तो अब जो है प्रॉपर सेंस क्रिएट हो रहा होगा। तो यहाँ तक तो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आती है, और आपको डीसी सीरीज़ और शंट के बारे में उम्मीद है कि एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि मैंने पहले भी जो है टाइप्स ऑफ मोटर वाली वीडियो में आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से बताया था। बट हालांकि वो वीडियो काफ़ी पुराना है, तो शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो आपको पता है कि मोटर में दो वाइंडिंग की जाती है। पहला हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है और दूसरा हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है। फील्ड वाइंडिंग के बारे में आपको पता है कि वो वही वाइंडिंग है जिसके अंदर से जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने आर्मेचर वाइंडिंग को रख दिया। अब इस आर्मेचर वाइंडिंग वही वाइंडिंग है जिसके अंदर से हम करंट फ्लो करवाने वाले, यानी इसको करंट कैरिंग कंडक्टर बनाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और हमारा जो मोटर है वो रोटेट करता है। तो ये जो दो वाइंडिंग हमने बताया ना आपको, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, इसको किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं आपस में, वही हमारा डिसाइड कर देता है कि भैया हमारा मोटर का टाइप क्या होगा। अगर इस आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करें तो वो हमारा सीरीज मोटर बन जाता है, और अगर इसे पैरेलल में कनेक्ट करें तो वो हमारा शंट मोटर बन जाता है। पर इस दोनों में ही अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो टॉर्क है जो हमारे मोटर को रोटेट करवाने वाला है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमें ये समझ
में आएगा कि भाई ये टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब हमारा करंट फ्लो होगा फील्ड वाइंडिंग से तो वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा। अब बिना इस मैग्नेटिक फ्लक्स के आपके टॉर्क डेवलप होने वाली है क्या? नहीं। तो ये फाई के ऊपर डिपेंड करेगा। और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करने वाला है? सिर्फ फाई आपने क्रिएट कर दिया, फ्लक्स क्रिएट कर लिया तो आपका मोटर रोटेट करने लगेगा? नहीं जी, हमारे आर्मेचर वाइंडिंग में आपको करंट भी फ्लो करवाना पड़ेगा, तभी जो वो करंट का कंडक्टर बनेगा, फिर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो हमारा जो आर्मेचर करंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये दो चीज़ के ऊपर आपको डिपेंड करता हुआ दिख रहा है, एक तो फाई है और दूसरा आपका आई ए है, यानी कि आर्मेचर करंट है। और इसका इक्वेशन भी आप देखेंगे तो T = K फाई आई ए होता है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि फाई आ रहा है, आई ए आ रहा है और के जो है आपका एक कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यही है आपका इक्वेशन टॉर्क का। तो आपको लगता है कि इसको आपको याद करने की ज़रूरत है, या आपको ऑलरेडी याद हो गया? मतलब आप ये सोच ले कि भाई हमारा टॉर्क जो है किसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। कंसेप्चुअली आपको पता है कि भाई किसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको इक्वेशन भी याद हो गया। अब ये जो फाई आप देख रहे हैं वो क्या है? ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो जो फील्ड हम क्रिएट कर रहे थे उसी की बात कर रहे हैं। अब देखिए फील्ड आया कहाँ से? जब हमारे फील्ड वाइंडिंग में हमने करंट फ्लो करवाया, यानी कि जो फील्ड करंट है वो हमारे ये मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट कर रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे आप ऐसा कह सकते हैं ये जो टॉर्क है वो हमारा आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड करता है और फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? ऐसा आप कह सकते हैं। अब यही जो टॉर्क है ना, इसी का नेचर अगर हमें समझ में आ जाता है कि ये जो टॉर्क है वो यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है, तो हमें समझ में आ जाएगा भाई कि हमारा मोटर घूमेगा कि नहीं घूमेगा। क्योंकि हमने देखा एसी मोटर का नॉलेज है हमारे पास, देखा कि यूनिडायरेक्शनल जब हमें टॉर्क मिल रहा था तभी हमारा मोटर रोटेट कर रहा था। और ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। इनिशियली जब हम सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग करते हैं तो उस समय जब हमारे मेन वाइंडिंग से हमारा करंट फ्लो होता है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो पल्सेटिंग इन नेचर होता है। हमारे रोटर को वाइब्रेट कर रहा था, वो रोटेट नहीं कर रहा था। फिर हमने और एक वाइंडिंग कर दिया, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तब जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था वो रोटेटिंग इन नेचर था। यूनिडायरेक्शनल में हमें टॉर्क प्रोवाइड कर रहा था एक ही डायरेक्शन में, और तब हमारा रोटेट किया और फिर हमारा जो है घूमकर वो दिखाया। तो यहाँ जो हमारे पास टॉर्क है उसका कैसे पता चलेगा कि उसका नेचर यूनिडायरेक्शनल है या पल्सेटिंग इन नेचर है? तो बहुत ही सिंपल है, ये हमने इक्वेशन निकाल लिया है। और यहाँ पे जो आपको आई ए करंट दिख रहा है, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है और फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों का वेव फॉर्म को मल्टीप्लाई करके हम इजीली पता कर लेंगे कि भाई क्योंकि इसके वजह से ही हमें टॉर्क मिल रहा है तो उसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डीसी सीरीज मोटर की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक चीज़ तो आपको पता होगा कि डीसी सीरीज मोटर में चूंकि दोनों ही वाइंडिंग हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, तो जितना करंट हमारे फील्ड वाइंडिंग से फ्लो होगा उतना ही करंट जो है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग से फ्लो होगा, और दोनों का नेचर भी जो है हमारा सेम होगा। चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पे हमने वेवफॉर्म बना लिया है, एक फील्ड वाइंडिंग का आपका करंट है, दूसरा जो है आर्मेचर वाइंडिंग का करंट है। दोनों का जो है मैग्नीट्यूड हमारा सेम है क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि भैया जो टॉर्क होता है ना वो आई ए और आई एफ के ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों का प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं टॉर्क का भी जो नेचर है वो समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए पहले हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए यहाँ 5 पकड़ लिया, इसको 5, तो 5 इंटू 5 25, कितना? +25। तो यहाँ पे हमने बनाया कि +25 हमने बना दिया। अब दो नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल क्या बता रहा है? हमारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये आपका -5 और ये आपका -5, तो दो नेगेटिव वैल्यू को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हैं? तो आपका जो वेवफॉर्म है, टॉर्क का जो कुछ वेवफॉर्म है कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा। तो यानी कि आपका जो टॉर्क है वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है, यानी कि जो आपका टॉर्क है वो यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अल्टरनेटिंग करंट को भी, एसी को भी अगर डीसी सीरीज मोटर में अप्लाई करते हैं तो आपका जो रोटर है, आपका जो मोटर है वो रोटेट करेगा। अब चूंकि ये जो डीसी सीरीज मोटर है वो डीसी करंट पे भी चल रहा है और एसी करंट पे भी चल रहा है, तो इसी को ही हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो एसी डीसी करंट दोनों पे काम करे। तो यूनिवर्सल मोटर कोई और मोटर नहीं, आपका डीसी सीरीज मोटर को ही यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड जो है आपके दिमाग में कई सारे सवाल उठ सकते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में अगर डिस्कस करें, अगर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करें कि भैया ये तो समझ में आ गया कि ये एसी करंट में भी चल सकता है, डीसी करंट में भी चल सकता है, पर कौन से करंट में ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा,
तो हमने इसको डीसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। तो डीसी करंट में जब इसको ऑपरेट करवाते हैं तो इसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। परफॉर्मेंस यानी कि क्या, अगर हम इसकी इफिशिएंसी की बात करें कि ज़्यादा इफिशिएंट कौन से करंट में दिखेगा, तो जाहिर सी बात है ये डीसी में दिखेगा। क्योंकि जब एसी की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पावर फैक्टर का भी हिसाब आ जाता है, तो पावर फैक्टर हो जाता है। चूँकि ये अल्टरनेटिव करंट है, आपको एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस भी देखने मिलेगा, जाकि डीसी में आपको देखने नहीं मिल रहा था, और कम्यूटेशन भी जो है आपका बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम मैंने आपको बताई ना, जो अल्टरनेटिव करंट देते हैं, तो इस वजह से जिसका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं होता है। तो इस सब का जो है सोल्यूशन भी हमारे पास है। आप पावर फैक्टर भी इंप्रूव कर सकते हैं, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो जो मॉडिफाइड मोटर आपको मिलता है उसे हम एसी सीरीज मोटर कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यार एसी सीरीज मोटर क्या है, डीसी सीरीज मोटर तो सुना था। तो एसी सीरीज मोटर कुछ नहीं है, उसी डीसी सीरीज मोटर का ही मॉडिफाइड वर्जन है। अब मॉडिफाई क्यों किया, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम हमारे पास थी, उसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए हमने मॉडिफाई किया, ताकि एसी में भी इसका परफॉर्मेंस थोड़ा इन्हांस कर सके, थोड़ा और बेहतर हो सके। अब हम ऐसा क्या क्या करते हैं, इसकी कहानी अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके ऊपर जो है एसी सीरीज के ऊपर जो है एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे। और अगर हम शंट मोटर की बात करें तो वहाँ पे अगर अल्टरनेटिव करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका काम नहीं करेगा, यानी कि रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं रोटेट करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको यूनिडायरेक्शनल टॉर्क देखने नहीं मिलेगा। हर 5 मिलीसेकंड के बाद वो अपने डायरेक्शन को बदलता है। इसको भी जो है वेवफॉर्म की मदद से बहुत ही आसान तरीके से जो है एनालाइज कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपका फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में करंट जो है सेम नहीं होता है, क्योंकि वो पैरेलली कनेक्टेड होता है। और ये जो दो करंट है वो सेम फेज में भी नहीं होता है, क्योंकि भैया हमारा फील्ड वाइंडिंग वो हाईली इंडक्टिव इन नेचर होता है हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि इसको फील्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा करंट फ्लो होने वाला होता है, जो आर्मेचर करंट है उससे लैग करता है अप्रॉक्सीमेटली। मान लीजिए कि 90 डिग्री उसको लैग करवा देंगे, उसके हिसाब से वेवफॉर्म बनाएंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये भैया हर 5 मिलीसेकंड के बाद अपने डायरेक्शन को बदल रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन बदल रहा है। अगर टॉर्क का डायरेक्शन बदलेगा तो वो कैसे रोटेट करेगा किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसलिए जो है शंट मोटर में हमारा एसी करंट अप्लाई करने से वो रोटेट नहीं करता है। तो उम्मीद है आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ जो है यहाँ से नई सीखने मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके बताएं, कोई सवाल है क्या हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।